तो आज का जो मुद्दा है हमारा वो आरक्षण पर है। हमने क्वेश्चन ऐसा उठाया था, क्या आजादी के 75 साल बाद भी आरक्षण की जरूरत होनी चाहिए थी? क्या आरक्षण वर्तमान में एक वोट बैंक की राजनीति का एक प्रमुख साधन बन गया है? जाति आधारित आरक्षण के गुण और दोष पर चर्चा करें तथा आगे क्या सुधार किए जाने चाहिए इसमें, वो भी बताएं। ऐसा आज क्वेश्चन था हमारा। तो सबसे पहले अगर आरक्षण का इतिहास कोई बताना चाहता हो, वही बताइए। सबसे पहले तो हम आरक्षण की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बात ध्यान देनी होगी, आरक्षण है क्या? तो आरक्षण कोई और चीज नहीं है, बल्कि ये सकारात्मक भेदभाव है। जैसे हम लोगों के द्वारा संविधान में अपनाया गया है, विधि के द्वारा विधि के समक्ष समानता, तो इससे हटकर विधि का जो समान संरक्षण दिया जाता है, इसी को आरक्षण बोलेंगे। समान शब्दों में अगर देखा जाए तो आरक्षण ये है कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो किसी न किसी रूप में वंचना से ग्रस्त रहे हैं, तो उनको एक अतिरिक्त सुविधा देकर, बाकियों से अतिरिक्त सुविधा देकर उनको सक्षम बनाना ही आरक्षण का ये कहलाता है। तो अगर हम भारतीय इतिहास में देखते हैं, तो चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, एक लंबी प्रक्रिया से एक समाज मेन मुख्य से वंचित रहा है। तो इसको देखते देखते आगे अगर ब्रिटिश के द्वारा भी देखें तो इस पे कोई सक्षम प्रयास नहीं किया गया। अगर हम देखते हैं इतिहास में, तो विभिन्न हमारे जो समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज सुधार का प्रयास किया था कि समाज को कैसे एक प्रभावी बनाया जाए और समाज को समरूप बनाया जाए। लेकिन समाज में सुधार तो हुई, लेकिन जो वंचित लोग रहे थे शायद उस रूप में उस सुधार नहीं हुआ। तो हम न जाने कितने ऐसे समाज सुधार के रूप में देखते हैं। तो फिर अंततः जाके भीमराव अम्बेडकर, पेरियार नायकर जैसे विद्वान आते हैं और समाज सुधारक आते हैं, समाज सुधार की दिशा में बहुत ऐसे काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे विचारधारा हैं। अम्बेडकर बहुत प्रभावी रूप से अगर इसको धारने का प्रयास करें, उनके मन में था कि बिना कानून के माध्यम से इसको सही नहीं किया जा सकता। और उनका सबसे देखा जाए तो उनका था कि हम कैसे भी करके जो दलित समाज है, जो समाज से कटे हुए हैं, उनको हम पृथक निर्वाचन के द्वारा ही उनका उत्थान हो सकता है। इसके द्वारा वो क्या किए कि सबसे पहले वो पृथक निर्वाचन के रूप में अपनाए कि जिस क्षेत्र से कोई भी इंसान, कोई भी दलित समाज के वर्ग हो, उनको हम क्या करेंगे कि एक तो पृथक निर्वाचन के रूप में उनको केवल वही वोट दे सकते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रतिनिधि जो चुना जाएगा वही बस रहेंगे। लेकिन इससे ये मतभेद था कि अंग्रेज की भी चाल थी कि अगर हम इस प्रकार से कर देते हैं, तो जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम बढ़ चुके हैं, हिंदू में भी इस प्रकार से बंटवारा करके राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर कर सकते हैं। इस पर गांधी जी का विचार एकदम स्पष्ट था और स्वाभाविक था और व्यवहारिक था। उन्होंने कहा नहीं, भले मैं आपको सीट आरक्षण दे सकता हूँ, लेकिन पृथक निर्वाचन के खिलाफ में हूँ। पृथक निर्वाचन अगर जहां दिया मैं, तो हिंदू समाज ही बढ़ जाएगा अंततः। तो पुनः पैक्ट हुआ इस आधार पे। तो मतलब मिला कि दलित समाज को ये दिया जाए, आरक्षण, केवल आरक्षित सीट दिया जाए। फिर ऐसे प्रक्रिया चलती रही, लेकिन जब संविधान लागू हुआ, तो उसमें विभिन्न रूप द्वारा समाज को समान बनाने के लिए अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए। जिसमें संविधान पहले लागू हुआ तो मौलिक अधिकार के रूप में ऐसा दिया गया कि हम समाज में जितने भी, जैसे आर्टिकल हम 14 देखते हैं, तो एक तो विधि के समक्ष समानता दिया गया, लेकिन साथ साथ विधि के समान संरक्षण भी लागू किया गया। इसका ये परिणाम हुआ कि एक तो सभी के साथ समान व्यवहार करना तार्किक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि विधि के समक्ष समानता लाकर कि जो वंचित वंचित है समाज से, उनको अतिरिक्त सुविधा दी जाए। तो इस आधार पे हम आर्टिकल 15(3) देखते हैं और 15(4) देखते हैं। तो इसका इतिहास फिर शुरू होता है कि सबसे पहले मद्रास सरकार द्वारा आरक्षण दे दिया गया जाति आधार पर कॉलेज स्कूल में, कॉलेज में। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको चमकम दोहराई रायवाद में उसको सीधे नकार दिया कि फंडामेंटल का उल्लंघन है। तो सबसे पहले संविधान का फर्स्ट संविधान संशोधन लाया गया और आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उत्थान के लिए राज्य एक विशेष प्रावधान करेगा, वो लाया गया। तो फिर इस पर डिबेट, सबसे पहले SC ST को तो आरक्षण शुरू से चलते आया था, लेकिन ये आरक्षण का मुद्दा जब जब इस पे बात बहुत ज्यादा उठी, इसको बताने के लिए कौन समाज में पिछड़ा वर्ग है, इसको कहे सबसे पहले इसके लिए काका कालेकर आयोग का गठन हुआ। उसमें सीधे नकार दिया कि नहीं, जो पिछड़े वर्ग है वो पिछड़ी जाति पिछड़े वर्ग नहीं है, इस आधार का आरक्षण नहीं देना चाहिए। फिर मंडल आयोग को गठन किया गया 1979 में। तो इस आधार पर देखते हैं कि राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति उसी वक्त से देखा जाए
तो 15/5 के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे दिया गया। तो एक लंबी इतिहास चली आ रही है। सबसे मूल बात इसमें ये है कि हम आरक्षण सामाजिक सामाजिक जो द्वेष था, जो सामाजिक बदलाव था, समाज में जो समानता विद्यमान नहीं थी, उसको लाने के लिए दिया गया था, लेकिन अंततः ये आर्थिक आधार पर चला गया। सब लोग इसको आर्थिक समानता के रूप में देखने लगे। यही इसका संक्षिप्त में इतिहास है। जी नीलेश भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ जी। एक और मैं कुछ इसमें बस ऐड करना चाहूंगा एक आध चीज कि ये आरक्षण जो है ये पहले से चला आ रहा था। ब्रिटिशर्स ने अब वीकर सेक्शन के लिए भी आरक्षण दिया था, कुछ कुछ स्टेट्स में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में दिया था। उसके बाद 1909 में उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मतलब पॉलिटिकल रिजर्वेशन का चयन किया, और जिसमें 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में उन्होंने मुस्लिम वर्ग को स्पेशल ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का के लिए उनको सीट दिया। फिर 1919 में उन्होंने इस रिजर्वेशन की जो एम्बिट है वो बढ़ा के और भी कुछ कुछ वर्ग को लेके मतलब रिजर्वेशन दिया। हालांकि 1935 में इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जिसमें कि वुमेन को भी इंक्लूड करने की बातें हुई। उसके बाद जैसे ऋषि भाई ने बताया कि कम्युनल अवार्ड आया जो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में बाद में पूना पैक्ट में सेटल हुआ, जिसके थ्रू ये हुआ कि जो एससी वाले लोग हैं उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 2 वोट से मिलेगा। मतलब कि एक इंसान 2 वोट करेगा, जिसमें पहला वोट वो नॉर्मल जनरल वोट काउंट होगा और दूसरा वोट उनको मिलेगा उनके वर्ग के अकॉर्डिंग। उसी के बाद फिर भारत आज़ाद हुआ, और भारत आज़ाद हुआ तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रावधान दिए गए, जैसे कि आर्टिकल 15(4) में बोला गया है कि रिजर्वेशन को एसटी एससी को और ओबीसी को मिलना चाहिए। ओबीसी का रिजर्वेशन हालांकि बाद में ऐड हुआ 1989 जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, 94 में शायद रिजर्वेशन ऐड हुआ था। और ऐसे ही अलग अलग प्रावधान है, जैसे डीपीएसपी में आर्टिकल 46 भी बोलता है कि एससी को के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ स्पेशल मेजर्स को लिया जाए। वैसे ही 19 ये आर्टिकल 15(5) में बोला जाता है कि रिजर्वेशन टू एसटी एससी एंड ओबीसी इन सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो उसको भी दिया जाता है। फिर आर्टिकल 16(4) में बोला जाता है कि जिन कम्युनिटी का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज में नहीं है उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और इसी के मतलब अलग अलग दिए गए हैं प्रोविजन। बाद में भारत सरकार ने क्या किया कि आर्टिकल 320 और 322 लोकसभा सीट्स को में भी, और लोकसभा और राज्यसभा सीट्स के लिए जो सीट्स है उनमें भी आरक्षण का व्यवस्था लाया जो एस टी एस सी के लिए दिया गया था। और फिर अभी लेटेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 के तहत ओबीसी को भी एक ये कमीशन बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, और जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, और अब ये आरक्षण की मतलब चीजें देखती हैं। जी भाई। जी ऋषि भाई, मंडल कमीशन और जो इंदिरा साहनी जजमेंट था उसको अगर आप थोड़ा और विस्तार से बता पाए तो भाई बताइए प्लीज। मंडल जी नीलेश कमीशन भाई। जो है ये मंडल कमीशन जो है ये बेसिकली ओबीसी के लिए आया था। अपने यहाँ ओबीसी का जब 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उस वक्त काफी सारे जो वर्ग थे वो वर्ग उन वर्गों का पोटेंशियल बढ़ा था, इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ा था। तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अपने को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जाना चाहिए। तो उस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आने के बाद एक समय ऐसा आया जब कि भारत का जो पॉलिटिक्स है वो ओबीसी से काफी ड्राइव होने लगा। तब फिर एक 1989 में मंडल कमीशन का स्थापना हुआ था। उससे पहले भी कुछ कमीशन का स्थापना हुआ था, लेकिन ये मंडल 79। कमीशन जो है ये 79 में स्टैब्लिश हुआ था। हेलो। जी जी 79 में। अच्छा। हाँ भाई। ओके तो जी जी 79 में। ठीक है। ठीक है, तो मंडल कमीशन का स्थापना हुआ, और जिसके थ्रू एक ये बना मुद्दा बना जिसमें बोला गया कि मंदिर, मंडल और मंडी, हाँ इस मंदिर मंडल और मंडी का मतलब ये इसके ऊपर काफी डिबेट स्टार्ट हो गया, जिसमें फिर बाद में मंडल जी ने अपने कमीशन में ये बताया कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है इसकी जनगणना काफी समय से नहीं की गई है, लेकिन उनको एक रफ एस्टिमेशन उन्होंने बताया कि अराउंड 60%, 55 to 60% के आसपास
ओबीसी की पॉपुलेशन है, और इनकी रिप्रेजेंटेशन ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में है। तो उसके कारण इन लोगों को रिजर्वेशन देने की सहायता का काम पड़ा। तो सरकार ने फिर बिल लेके आया, और बिल के बाद उन्होंने 50% के आसपास का रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। मतलब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया, और सारे रिजर्वेशन मिला के अराउंड 50% बनते थे। उसके बाद क्या हुआ कि अलग भारत के अलग अलग राज्य से रिजर्वेशन का अलग अलग डिमांड स्टार्ट हो गया, बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, बेस्ड ऑन एथनिसिटी, बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। तो रिजर्वेशन के लिए मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया भारत के अलग अलग जगह। उसके बाद एक केस हुआ था 1992 में, जिसका नाम था इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उन्होंने ये बोला कि आप रिजर्वेशन 50% तक ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप तभी रख सकते हैं जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आते हैं। हालांकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं कि ये एक्चुअली है क्या, कौन से कंडीशंस है जिसमें कि आप रिजर्वेशन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस को आप नहीं दे सकते। इससे पहले जो मुद्दा बना था उसमें ये भी आया था कि ईडब्ल्यूएस को देते हैं। ईडब्ल्यूएस क्या है कि जनरल लोग जो है जिनकी आय काफी कम है, उस उनको भी रिजर्वेशन देने की बातें चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज किया कि रिजर्वेशन जो है इट इज नॉट अ टूल फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसलिए अगर आपको इकोनॉमिकली देना है तो कोई और तरीका ले आना होगा, इस तरीके से रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस को सीधा साधा खारिज किया था। उसके बाद है कि उन्होंने ये भी बोला था कि रिजर्वेशन की मांग प्रमोशन में भी चल रही थी। हालांकि इस प्रमोशन में रिजर्वेशन को देने के लिए 2006 में एसटी के प्रमोशन में मतलब साथ ये प्रमोशन एसटी पॉपुलेशन को 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसमें बोला उस डिसीजन का नाम था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इसमें उन्होंने बोला कि आप रिजर्वेशन दे सकते हैं प्रमोशन के लिए भी एस टी एस सी को, लेकिन उसके लिए तीन पैरामीटर उन्होंने बताया। हालांकि इंदिरा स्वामी केस में ये चीज नहीं था, और उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दिया जा सकता है। एक और चीज आया था इंदिरा स्वामी में, जिसमें कि ये हुआ कि उन्होंने बोला कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बीच में डिस्टिंक्शन, कुछ एक इनकम स्लैब डिसाइड किया गया, जिस स्लैब के थ्रू अगर उस स्लैब से किसी का ज्यादा आय है और वो ओबीसी में लाई करता है, तब भी उसको इनकम नहीं दिया जाएगा, जिसको उन्होंने बोला था क्रीमी लेयर। तो ये इंदिरा स्वामी केस के बारे में तो यही हुआ था। जी जी। जी भाई। जैसे कि हाँ, जैसे कि इस पे क्या होता है ना, जैसे कि सबसे पहले जब आरक्षण दे दिया गया था तो एस सी एस टी को तो हम पहले से जानते थे कि आरक्षण इस पे दिया गया था। लेकिन सबसे पहले मैंने पहले बताया था कि स्वतंत्रता के बाद अगर ये देखा जाए कि पिछड़े वर्ग है क्यों, है कौन, क्योंकि पिछड़े वर्ग के संविधान में वर्णन था, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग है कौन। तो हम देखें कि काका कालेलकर आयोग की गठन की गई 1953 में, लेकिन वो अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पिछड़े पिछड़े जाति जो है वो पिछड़े वर्ग नहीं है, उसमें नहीं काउंट किया जाएगा, बल्कि महिलाओं को इसमें महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दिया। फिर क्या हुआ कि 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। तो मंडल आयोग जो था, अंततः ये पॉलिटिकल मुद्दा ही बना था। इंदिरा गांधी के काल में ही हम देखते हैं, तो वो जानती थी कि हम सवर्णों को नाखुश नहीं करना चाहते, जैसे चली आ रही है प्रक्रिया वैसे चलने रहने दिया जाए, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन विभिन्न सारे सरकार है उस वक्त, तो हम देखते हैं कि दल बदल बहुत सारे गठबंधन में सरकार थे। तो सबसे पहले जो ये मंडल आयोग जो गठन किया गया था, इन्होंने विभिन्न प्रकार के संकेतक उसमें इस्तेमाल किया था, सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक तीनों लिया था, लेकिन अंततः निष्कर्ष ये दिया था कि जो पिछड़ी जाती है वही पिछड़े वर्ग में काउंट किए जाने चाहिए। लेकिन इससे हुआ कि इसमें आर्थिक स्थिति का आपने रखा कहाँ है। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, देखिए जो समाज से पिछड़े हैं, जो समाज से वंचित है, उनको समाज से बहिष्कृत किया गया, वो ऑटोमेटिक ही शिक्षा से ग्रसित हो जाएंगे। और जो इंसान शिक्षा से ग्रसित हो गया, दूर हो गया, वो आर्थिक रूप में ही पिछड़ा है। इस आधार पर हम मैंने इंडिकेटर लगा लिया है कि जो पिछड़ी जाती है वो पिछड़ा वर्ग ही है। तो फिर उसके बाद से जब पॉलिटिकल मुद्दा हुआ, सरकार गिरने के क्रम में आई, तो ये ऐसे ही लागू कर दिया गया बिना किसी देखे पीछे। जबकि इसका सबसे मेन उस पर ड्रॉबैक ये था कि ये रिपोर्ट जो जनगणना हुई थी बहुत पहले की आधार पर की गई थी। उसमें बहुत सारे, जैसे अगर लागू करना है आरक्षण तो हम पहले नवीन आंकड़े लाए, किस वर्ग के कितने प्रतिशत लोग हैं, कितना वंचित है, लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखा गया, लागू कर दिया गया।
फिर जब हम ये बात करते हैं इंदिरा साहनीवाद जो आप बताए थे, जिसको मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सबसे इसलिए लाया गया था कि नरसिंह राव सरकार के द्वारा 1993 में 10% आर्थिक आधार पर विधि दिया गया था। ये उस वक्त क्या था कि जैसे नहीं होता है इक्विटी बांटना, कि आप 2% ले जाइए, 3% ले जाइए, 4% ले जाइए, ऐसे प्रक्रिया चली आ रही, जबकि हमको सबसे मेन ध्यान देना चाहिए था कि हम दे रहे हैं आरक्षण तो किस आधार पर दे रहे हैं और क्या उनको किसी को लाभ हो रहा है कि नहीं, इस पे कोई ध्यान नहीं था, बल्कि ले जाइए आरक्षण, तो 10% से दे दिया गया। तो नागराजन बोल रहा हूँ, इंदिरा साहनीवाद में इसको चुनौती दी गई कि क्यों आर्थिक आधार पर दिया गया। तो सबसे पहले इसमें पिछड़ापन का अभिप्राय बताया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ही पिछड़ा आधार माना जाएगा, आर्थिक आधार को नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। फिर इसमें जब उठी कि नहीं केवल आरक्षण इतने परसेंट हम ओबीसी को दे रहे हैं 27%, तो किस आधार पर दे रहे हैं, तो और बहुत सारे इसमें लोग हैं, ये SC/ST जैसे भी नहीं है, एकदम दबे कुचले, इनकी सामाजिक स्थिति उतनी भी नहीं गिरी है, तो किस आधार पर हम बिना किसी देखे 27% दे दें। तो इसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई कि एक जैसे कि क्रीमी लेयर की अवधारणा में ये था कि जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गए, सेना कर्नल या ऊपरी रैंक में हो गए, डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, व्यापार वाणिज्य उद्योग मंत्री, कोई भी हो, तो इनके लिए क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाए, इसके ऊपर जो आएगा उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए, इस पे बात हुई थी। फिर आई थी कि आरक्षण की उच्चतम सीमा क्या होनी चाहिए, तो पहले से मिलाकर 22.5% था और ओबीसी को देने के बाद से 27%, तो 49.5% ऐसे ही हो गया था आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम कह दिया कि नहीं, आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा होती है तो इस सामाजिक उत्थान कम, बल्कि हम लगेगा कि हम लोगों की क्षमता का विनाश कर रहे हैं, लोगों की क्षमता को हम नहीं समझ रहे हैं, कुशलता को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, केवल आरक्षण दिए जा रहे हैं। फिर इसमें एक बात और उठी थी कि प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है, इस किस आधार पर दिया जा रहा है। अनुसूचित जैसे कि SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण मिल रहा था, ओबीसी को भी ला दिया गया कि हम प्रोन्नति में आरक्षण देंगे, तो इसको इसमें मंडलवाद में इसको नकार दिया गया कि नहीं, आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति में लागू होगी, प्रोन्नति में नहीं होगी। लेकिन क्या देखते हैं कि हम 77वां संविधान संशोधन लाकर 16(4)A जोड़ देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीधे बदल दिया गया कि हम प्रोन्नति में भी आरक्षण देंगे। उसके बाद से इसमें क्या होता था, कैरी फॉरवर्ड रूल को भी इसमें ध्यान रखा गया था कि जो सीट खाली रह जा रही है उसको आगे बढ़ाकर दिया जा सकता है, लेकिन 50% की सीमा फिर भी उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको भी 81वां संविधान संशोधन द्वारा लाकर 16(4)B जोड़ा गया और उसको हटा दिया गया इसमें। तो ये सब बात चलती रही, लेकिन फिर अंततः जाकर क्या हुआ कि प्रोन्नति में आरक्षण के विवाद जब उत्पन्न हुआ, देखा गया कि 2007 में नागराजन वाद केस आया, तो उसमें कहा प्रोन्नति पर भी उस पर विवाद उत्पन्न हुआ, तो उस पर लाया गया कि नहीं, प्रोन्नति पर आरक्षण दे सकते हैं, इसको मना नहीं है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, सरकार को ये प्रमाणित करना होगा कि अनुसूचित जाति है और जनजाति के उम्मीदवार हैं, उस सेवाओं में प्रवेश बाद भी पिछड़े का शिकार है, आपकी इस रिपोर्ट दर्शाना होगा। अब फिर दूसरा ये था कि प्रोन्नति से सेवाओं की कुशलता हनन नहीं होगी, इसको भी दर्शाना होगा। और फिर ये दर्शाना होगा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। ये 3 आधार आप दिखाओगे तो माना जाएगा कि प्रोन्नति में आरक्षण है, लेकिन फिर भी इस पर आज तक व्यवहारिक राजनीति बनी हुई है, इस पे कोई ये नहीं है, प्रोन्नति में आरक्षण आज भी हो ही जा रहा है। तो बस यही। जी भाई, तो आज जो डिवीजन ऑफ रिजर्वेशन है वो है, जैसे SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27%, EWS को 10%, और जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन है जी उनको 4%। जो आर्टिकल 330 के द्वारा कहा गया है, जी SC/ST को रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। और आर्टिकल 332 और 334 के द्वारा कहा गया है कि ये जो आरक्षण है ये 10 साल तक वैलिड रहेगा। पर अभी जो हर बार संशोधन करके इस आरक्षण को 10 साल और बढ़ा दिया जाता है, 11 साल और बढ़ा दिया जाता है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई? जी, तो मैं जहाँ तक आरक्षण के जो 10 साल की जो सीमा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल विधानसभा और संसद में ही दिया जाए। जो ये जी भाई। शैक्षणिक संस्था में है और रोजगार में है, इसमें 10 साल की सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। जो सीट जो दी जाती, जो सीट आरक्षण की जा रही थी, जो संसद में और विधानसभा में, इसके लिए ही 10% आरक्षण की गई थी शुरू से ही, लेकिन ना कि ये सामाजिक जो हम लोग लगाते हैं आर्टिकल 15(4) और 16(4), इसमें नहीं, कभी भी सीमा नहीं लगाई गई थी 10 साल के लिए।
वही बात कर रहा हूँ मैं भाई, मैं कि जो हर बार बढ़ाना पड़ रहा है अपन को 10 साल, अच्छा तो अच्छा उसका अच्छा, कारण समझ क्या गया। है? उसका कारण ये है क्या कि जो सरकारें वो विफल हो गई समाज में सुधार करने के लिए, पिछड़े वर्ग को उत्थान करने के लिए, जी इसलिए उनको बार बार आरक्षण बढ़ाना पड़ रहा है और आगे। जी, देखिए, सबसे पहले अगर आरक्षण की हम बात करें तो ये लाया गया था सामाजिक समानता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग अगर बात कर देखते हैं तो उच्च वर्ग द्वारा, निम्न वर्ग द्वारा बहुत सारे शोषण किए गए थे। इसी को दूर करने के लिए आरक्षण का मेन उद्देश्य था। लेकिन हम यहाँ देखें, संविधान लागू होने के बाद भी हम उसको उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक आप किसी एक को आर्थिक आर्थिक स्थिति सुधार नहीं करेंगे, तब तक समानता स्थापित हो ही नहीं पाएगी। तो हमारा देश शुरू से ही, भले चाहे नेहरू जी हो चाहे कोई भी हो, हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास तो किए, परंतु उस लेवल का नहीं हो पाया। सबसे मेन इसमें मुख्य मुद्दा था भूमि सुधार का। भूमि सुधार को कड़ाई से लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो छोटे कास्ट है, जो तथाकथित छोटे कास्ट है, ऐसा नहीं बोलूंगा, तो इनके लिए व्यवस्था की जाए कि इनके पास भी भूमि पहुंचे, जो अलग हो चुकी है। अगर जब तक इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, तब तक इनको पूर्ण रूप आरक्षण नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम देखते हैं इसमें तो सरकार पूर्णतः विफल हो गई। तो सरकार के विफल होने से अब क्या हुआ कि अब आरक्षण तो वास्तविक रूप में उसको उद्देश्य तो प्राप्त कर नहीं पाया। तो सरकार के पास एक ही चारा था कि जो छोटे मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं, उनकी जनाधार बहुत अधिक है, तो उनका वोट बैंक प्राप्त करना चाहिए। तो सरकार जब अपनी नीति में फेल हो गई, तो इसको केवल बना दिया वोट बैंक की राजनीति का, हम आरक्षण देंगे 27%, 25%, आप स्कूल में ले जाइए, कॉलेज में ले जाइए, सरकारी जॉब में ले जाइए। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी सुधरी नहीं, जो वर्तमान आज तक चली आ रही है। भले हम क्रीमी लेयर वगैरह कुछ भी देख लें, कुछ लोगों की स्थिति सुधर गई है, लेकिन आज भी SC ST की स्थिति उस लेवल पर नहीं सुधरी है। तो अब सबसे मेन मुद्दा ये आ रहा है कि हम संसद और विधानसभा इसलिए दे रहे हैं ना, कि जनाधार बहुत अधिक है। अगर हम इसको हटाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हम इसको ऐसी करें। नहीं तो आज तक रिपोर्ट कोई लागू नहीं किया गया कि हम एक वंचना इंडेक्स लागू करें कि कितने लोगों को हमने आरक्षण दिया है और कितने लोग आरक्षण पाकर अपनी स्थिति को बेहतर कर लिए। ऐसा कोई इंडेक्स लागू ही नहीं हुआ है, ना जारी हुआ है। तो हम्म। सरकार, कोई भी सरकार अपने हाथ धोना नहीं चाहती है, इसलिए बिना सोचे समझे बस आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दे रही है। अगर इस पे बात भी उठ जाए ना कि हम इस पे लागू देखना चाहते हैं कि आरक्षण मिलेगा कि नहीं, तो सरकार गिरेगी ही। इसलिए कोई भी सरकार हाथ लगाना नहीं चाहता है। सबसे मेन पॉलिटिकल मुद्दा ये है। देखो भाई, रिसेंटली अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात उठाई थी पार्लियामेंट में कि कांग्रेस का नाम लेते हुए कि वो उसने कभी बैकवर्ड कास्ट का भला नहीं सोचा है, तो उसमें आरक्षण का मुद्दा साथ में जुड़ गया। अभी जो SC में चर्चा चल रही थी कि जो OBC है और जो SC ST है, उसमें सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपके नजरिए से क्या इनमें सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए? जी मैं मनीष जो भाई। पिछले टॉपिक पे हाँ जो पिछले टॉपिक पे जो चर्चा हुई उसी पे मैं कुछ कहना चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। कि जो 10 साल वाली जो बात थी कि लगातार बढ़ाया जाने का कारण, तो इसके पीछे जो राजनीति है वह यह है कि चूंकि उन लोगों को तो राजनीतिक सुधार उन्होंने कर दिया लोगों को आरक्षण देकर, लेकिन सामाजिक सुधार नहीं हो पाई। अगर हम देखें तो सरकार सकारात्मक कार्रवाई करती है समानता को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन सकारात्मक कार्रवाई के बाद भी हम सामाजिक सुधारों का वैसा स्वरूप नहीं देखते हैं हम। और उसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जितनी भी जातियां हैं वो जातियां तो सुधार सुधार के अंतर्गत लाभान्वित तो होती है, लाभ तो पाती है, लेकिन उस सुधार को स्वीकार नहीं करती। अर्थात राजनैतिक रूप से वो हमेशा पिछड़ा ही बना रहना चाहती है। अगड़ा और पिछड़ा नामक दो धाराओं में बंटकर वह खुद की स्थिति को पीछे ही रखना चाहती है। और यही कारण है कि लोगों का वोट बैंक कहें या फिर उनकी स्थिति कहें, सरकारी डेटा या जो भी है उनका स्पष्ट मूल्यांकन नहीं कर पाता कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। और इसलिए ये जो आरक्षण की व्यवस्था है इसे बार बार हमें आगे की ओर ले जाना पड़ता है। अगर हम OBC में ही देखें तो यह हम जानते हैं कि 52% या 50% के करीब उनकी आबादी है, लेकिन हम यहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि इन आबादी में कितने लोग हैं या कितनी जातियां हैं जो एक प्रकार से
सामाजिक स्तर पर ऊपर है। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा यह सच है कि लाई गई है, लेकिन उसमें भी कई ऐसे आयाम हैं जहां विसंगतियां हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि जब तक राजनीति में जो सुधार है उस सुधार को जातियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और सामाजिक सुधार को भी अपनाया नहीं जाएगा, तब तक ये इस ऐसी स्थिति में आरक्षण लगातार बनी ही रहेगी। तो अब आगे हम लोग इसके बाद जी जी चर्चा करेंगे। आपने जी ऋषि जी आपने मनीष भाई। पूछा था, मेरी आवाज आई है? जी ऋषु भाई, तो मैं ये पूछ रहा था कि जो सब हाँ समझ गए। कैटेगराइजेशन है जी वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी ये बिल्कुल होना चाहिए। ये वर्तमान की स्थिति नहीं है, बल्कि हम इंदिरा साहनीवाद मंडलवाद में ही देखते हैं। ये उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हमको सबसे पहले पिछड़ों में भी जो पिछड़े हैं उनको तवज्जो देना चाहिए आरक्षण पे, तभी जाके आरक्षण के मुख्यतः लाभ उठा पाएंगे। इसलिए सबको इसको करना उपवर्ग बनाना चाहिए। इसको हम वास्तविक व्यवहारिक रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैंने अगर हम लोगों ने SC ST या फिर OBC को आरक्षण मिला, उससे जो उसको प्राप्त करके जो कुछ जो अच्छे जॉब पा ले रहे हैं, IAS हो गए, PCS हो गए, ना जाने कितने हो जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको सब उसको उपवर्ग में ना बांटे, उनको अलग ना करें, तो फिर दोबारा उनके जो बच्चे होंगे आरक्षण का लाभ खुद वही उठा लेंगे। तो इस आधार पे ये सीधे व्यवहारिक रूप में हम इसको देखते हैं कि न केवल आरक्षण हटाने की बात है, न कि उसको खत्म करने की बात है, बल्कि जो SC ST और जो OBC वर्ग है जो इसको विरोध कर रहे हैं, उनके लिए ही लाभान्वित होगा कि उपवर्ग अगर कर दिया जाए। क्योंकि जो समाज में ज्यादा पिछड़े हैं उनको ज्यादा हम आरक्षण देते हैं तो ज्यादा लाभ होगा। अगर हम उसमें उपवर्ग नहीं बांटते हैं तो जो एक प्रक्रिया चली आ रही है, जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं निरंतर वही उठाते चले जाएंगे, चाहे उनकी स्थिति जनरल जैसे समान वर्ग जैसी ही हो गई हो। तो इसलिए इसमें उपवर्ग बांटना एकदम जरूरी है। इसके लिए हमको अलग से एक इंडेक्स लाना होगा, वंचित वंचना का आधार पर इंडेक्स लाना होगा कि हमने जिसको आरक्षण दिया उसमें किन लोगों ने आरक्षण प्राप्त करके अपनी स्थिति सुधार कर ली है। अगर उन्होंने स्थिति सुधार कर ली है तो क्रीमी लेयर की बात तो बहुत पहले चली आ रही है, तो क्रीमी लेयर को तो अलग करेंगे ही, लेकिन फिर भी उसमें एक एक वर्ग करके हम न जाने बहुत सारे वर्ग बनाएंगे और देखेंगे कि सबसे निचले तबके पे कौन है, उनको उसी में, जैसे OBC में 27% आरक्षण है, तो हम क्यों ना OBC को 3-4 वर्ग में बांट दे कि एक तो स्थिति के आधार पर कौन कितने नीचे है, एक आर्थिक आधार पर, एक दूर दराज के क्षेत्रों में। अगर जो सबसे पिछले हैं, जो सबसे वंचित वंचना है, उनको उसी में से हम 12% दें, थोड़ा कम है जिसको 8% दें, और जो उससे भी कम है उसको 4% दें। ऐसा बांटने से क्या होगा कि जो आरक्षण अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आरक्षण अपने मूल उद्देश्य को अभी प्राप्त न कर पाया है, न कर पाएगा। इसको हम आज तक देखते आ रहे हैं। जी नीलेश भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इसके ऊपर तो काफी बात हो गई, अब मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा बोलने के लिए। चलिए भाई, तो अगले मुद्दे पर चलते अपन। जैसे मेरा अपन क्वेश्चन था। देखा रहे। मैं बस एक चीज हाँ जी भाई। ऐड करना चाहूंगा कि जैसे इस कमीशन का नाम है रोहिणी कमीशन, जो कि चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक जज रही हैं, उन्होंने ये मतलब वो लीड कर दिए इनको। दूसरा कि मैं इस पर बस ये ऐड करूंगा कि इसका जो रिपोर्ट है ये कुछ 1 साल पहले आने वाला था, लेकिन डिले इलेक्शन के कारण ये अभी तक रिपोर्ट दिया नहीं गया है। और कुछ कुछ कास्ट हैं, जैसे कि बिहार में हो गए यादव कुर्मी, यूपी में हो गए यादव, और बिहार में वो भी मतलब कुछ कुछ ये जो OBC है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कास्ट को ज्यादा बेनिफिट दे रही है, उसमें जो वेल ऑफ वाले हैं, बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है ये। तो इसी कारण से इस रोहिणी कमेटी का गठन किया गया था, ताकि इनकी सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात कर सके। अगले मुद्दे की तरफ चलते। तो अगला जो मुद्दा था वो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण का राजनीतिकरण। जैसे हमने मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा था, तो जो रिपोर्ट थी वो 1980 में तैयार हो गई थी, पर उसको लागू कई टाइम बाद में किया गया जब VP सिंह जी प्रधानमंत्री बने। उस टाइम का कहा जाता है कि उन्होंने जो OBC को 27% रिजर्वेशन का जो लागू किया था वो राजनीतिकरण के कारण किया था। उन्होंने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए OBC का 27% रिजर्वेशन लागू किया था, जिस कारण भारी मात्रा में आंदोलन भी हुए थे,
कई युवाओं ने अपने आप को आग लगा के आत्महत्या की थी। और ऐसा बताया जाता है कि हिंदुओं का वोट बांटने के लिए, क्योंकि उस टाइम बीजेपी प्रभावी पार्टी थी जो जिसको हिंदुओं का वोट सारा मिल रहा था, तो हिंदुओं का वोट बांटने के लिए ये 27% रिजर्वेशन वीपी सिंह जी के लिए द्वारा लाया गया था। तो ऐसी बात है भाई। इसमें जैसे एक और क्वेश्चन है कि क्या जाट, गुज्जर, यादव जो हमारे आसपास ऐसे कई जाति है जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, क्या आपको उनको देख के लगता है कि सही में उनको रिजर्वेशन की जरूरत है? तो भाई पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पे थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए अब मैं देखिए डायरेक्ट नहीं कहना चाहूंगा, बताइए नीलेश भाई। एक्चुअली क्या है कि रजनी कोठारी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, क्रिस्टोफर जेफरी लॉट ये सब भी हैं काफी सारे, और उससे बड़ा ये है कि CSDS करके एक संस्थान है दिल्ली में, जो कि इन्हीं मुद्दों पर देखती है, जिसका जिसका मेन ये रहता है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट के बारे में रिसर्च कर सके। तो उनके अकॉर्डिंग ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये तो कोई डाउट नहीं है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हुआ है, मतलब कि कास्ट को लेके पॉलिटिक्स में रूप रोल प्ले किया गया है। लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इस मुद्दे को उन्होंने अपने टर्म्स में ये बताया है कि सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। हम इस एंगल से देखते हैं कि जो कास्ट है वो पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से कास्ट इवॉल्व हुआ है, टाइम बीता है इसमें, तो अब इस कास्ट को लेकर लोग सेक्युलर बेनिफिट्स के तरफ भी आगे बढ़ते हैं। सेक्युलर बेनिफिट से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे एम्प्लॉयमेंट, या फिर हो गया ये एजुकेशन, या फिर हो गया किसी तरीके का सरकारी गवर्नमेंट पॉलिसी का, गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठाना। तो सिर्फ और सिर्फ कास्ट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट नहीं हुआ है, सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट भी हुआ है। दूसरा कि जो कास्ट है, जो पॉलिटिक्स है, वो कास्ट से इन्फ्लुएंस तो हुआ है, लेकिन कास्ट भी पॉलिटिक्स से उतना ही इन्फ्लुएंस हुआ है जितना कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब ओबीसी या फिर ये एसटी या एससी किन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाता था, तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा रहता था कि हम पॉलिटिक्स से उसका कैसे बेनिफिट उठा पाए। लेकिन धीरे धीरे इसके कारण क्या हुआ कि वो जो वर्ग थे उनका वॉइस अनहर्ड रहता था। शुरू में इनका वॉइस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्लियामेंट या कहीं भी नहीं सुना जाता था। लेकिन इसको एक मुद्दा बना के उन्होंने क्या हुआ कि ये रीजनल इंटीग्रेशन में हेल्प किया। काफी सारे लोग अलग अलग कास्ट के अलग अलग पॉकेट्स ऑफ लोकेशन में रहते थे, तो उनको जोड़ने का भी ये काम किया गया है। तो मतलब ये हुआ कि कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी एक तरीके से अब कास्ट से चल रहा है, तो वैसे ही कास्ट को जोड़ने के लिए भी ये लोगों को जोड़ने के लिए भी कास्ट का इस्तेमाल किया गया है। मैं बस यही बोलना जी चाहूंगा। जी, देखिए नितिन जी, आपने जो सवाल पूछा था उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए आपने ये बात बोला ना कि हरियाणा को जाट में मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत गलत है। मतलब मैं खड़े शब्दों में बोलना चाहता हूँ। देखिए अगर आप किसी वर्ग में भी अगर कमी, आर्थिक आधार पर कमी देखना चाहे ना, तो हर हर वर्ग में कमी है। ठीक है ना? ऐसा कोई एक वर्ग बता दीजिए, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, जिसमें आर्थिक स्थिति किसी का कमजोर ना हो। ऐसा कोई वर्ग है ही नहीं कि जो सब परिपूर्ण है। लेकिन क्या हुआ ना कि सबसे पहले हम लोग को राजनीति में क्या, यहाँ लोकतंत्र है, लोगों के साथ, लोगों के द्वारा चुनाव जीत के हमको शासन में रहना है। तो जहां भी विरोध होता है, तो उस विरोध को दबाने के लिए, अगर उस विरोध को नहीं दबाए, बाकी लोगों से उतना मतलब नहीं रहता है, लेकिन जो लोग आरक्षण मांग रहे हैं उनकी मांगों को आप दबाएंगे तो वो वोट बैंक, आप वोट बैंक ला जाएगा। इसलिए क्या हुआ ना कि राजनीति के आधार पर वोट बांटने के लिए सबको आरक्षण दे दिए। लेकिन हमको एक मूल भावना ध्यान में रखना चाहिए इस आरक्षण की। ये बात करता है समानों के साथ समान व्यवहार करने के लिए, और असामान जो है उनके साथ असमान व्यवहार करने के लिए। कि जो वर्ग एक दूसरे में समानता रखते हैं, उनके लिए हम समान व्यवहार करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी स्थिति असमान है, समान नहीं है, उसके लिए हम अलग अलग प्रक्रिया अपनाएंगे। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हरियाणा के और पंजाब के हम यादव को देख लेते हैं, बिहार यूपी का यादव से तुलना करने लायक है? ये बताइए उनकी स्थिति कितनी अच्छी है। लेकिन हम सबको एक समान मान के आरक्षण दे दिए तो गलत बात है।
हम भले बिहार के यादव को आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन हरियाणा का यादव को नहीं दे सकते हैं। अब दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, ये तो पूर्णतः राजनीतिकरण से ही प्रभावित है। और सबसे मेन बात मैं बताऊंगा कि आरक्षण को मूल भावना में लोग समझते ही नहीं है। आरक्षण आखिर लाया क्यों गया था? आरक्षण सबसे पहले ये लाया गया था कि समाज में जो भावना बनी हुई है, ये छोटे हैं, जाति है, जिनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसको दूर करने के लिए लाया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मुझे आरक्षण दीजिए। जबकि आरक्षण इसके लिए तो आया ही नहीं था। इसके लिए तो था कि सरकार अपने द्वारा उद्योग खोले, कंपनी लगाए, लोगों को शिक्षा दे, अपनी नौकरी में दे। इसके लिए काम सरकार अलग से करेगी। आरक्षण का मेन उद्देश्य था कि सामाजिक जो विषमता बनी हुई उसको दूर करने की। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर दिखा रहा है तो हमको आरक्षण चाहिए। अगर इससे सबसे गलती ये हो रही है कि जैसे मराठा देख तो मुंबई मराठा में मराठी अपने अलग मांग रहे हैं आरक्षण, हरियाणा पंजाब अलग मांग रहे हैं, उधर तमिल ब्राह्मण अपना अलग दावा कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि आरक्षण एक ऐसा समय आ जाएगा कि सभी लोग, भारत में गरीबी इतनी उच्च स्तर पे है, बेरोजगारी इतनी उच्च स्तर पे है कि सारे लोग आरक्षण मांग लेंगे, तो आरक्षण का भावना रहा ही नहीं। अगर 80 से 90% लोग आप आरक्षण दे दिए तो आप सीधे भारत की कुशलता को सीधे नीचे दबा दिए। तो ये तो मैं पूर्णतः राजनीतिकरण मानूंगा इसको। जी भाई। जी मनीष भाई, या कोई कुछ और कहना चाह रहा है इस बारे में? मैं बस एक दो पॉइंट यही कहूंगा कि सरकार सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, ताकि जो असामान्य लोग हैं, जो वैसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोई भी खेल हो के या रेस हो, सबके लिए एक स्थिति का निर्धारण नहीं हो सकता। अगर कोई जंगल है, तो अगर किसी पेड़ पर चढ़ने का भी खेल हो, तो हम सारे जानवर को इसमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो आसानी से जो पक्षी है वो तो पेड़ पर चढ़ जाएगी, लेकिन सांप थोड़ी चढ़ पाएगा। अगर सांप चढ़ गया तो हाथी थोड़ी चढ़ पाएगा। तो आरक्षण को हम इसी कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं कि सबको उसकी योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान करने का एक सकारात्मक कार्रवाई है। तो हम इसे, जो हमारा जो संघवाद का मतलब जो मॉडल है, तो अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति है, क्योंकि विविधता यहाँ भरपूर है। तो उस स्थिति के आधार पर हम आरक्षण को सरकार द्वारा तय किया जा सकता है। हम कोई किसी विशिष्ट जाति या विशिष्ट अगर समूह को आरक्षण मिला है, तो उसके आधार पर यह नहीं कर सकते कि उनकी स्थिति सही है या गलत है। हो सकता है उन्होंने अपनी स्थिति को उन समय और उन काल में बेहतर किया हो। हाँ, यह भी सच है कि चूंकि आरक्षण की जो कार्रवाई है वह बहुत पहले उसका निर्धारण किया गया था, और वर्तमान का जो समय है वो वैश्वीकरण और तकनीक का समय है। तो हमें आरक्षण को एक नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है, और उसमें हमें प्रमुख जो गतिविधियां हैं वो यह है कि आरक्षण को किसे और कितना मिले, इसे एक बेहतर तरीके से निर्धारित करने की आवश्यकता है। तो बस मैं यही कहूंगा। मनीष भाई आप समझ जी नहीं भाई। पाए। मनीष भाई बात ये हो रही है, मनीष भाई आप बात समझ नहीं पाए। देखिए मैं यहाँ तक ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सभी आप लोग भी पढ़े होंगे। आरक्षण का मूल उद्देश्य ही था कि केवल सामाजिक विविधता को मिटाया जाए, जो निचले तबके के हैं उनको अछूत ना माना जाए। जैसे कि अब हरियाणा में जाट और गुज्जर को देखें, उनकी कौन से सामाजिक स्थिति नीचे है, आप उनके सामने नीचे रहेंगे? मतलब मैं गलत करूँ, मैं अपने को ही मान ले रहा हूँ, मैं उनके सामने नीचे रहूंगा। उनको तो जी आरक्षण ऋषु की भाई। खास जरूरत है ही नहीं। जी आवाज नहीं आ रही? ऋषु भाई, नहीं आवाज आ रही है। मैं एक बार ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ इस बारे में कि जैसे हमने इतिहास के बारे में देखा, आरक्षण के क्यों दिया गया था, किनको दिया गया था, पर आजकल जो चलन चल गया है, या आजकल जो मुद्दा उठता है कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए या सामाजिक आधार पर ही रहना चाहिए? क्या आज सच में समाज में वो दिक्कतें हैं कि सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, या आज सामाजिक आधार पर आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए? जी ऋषु भाई, कि असल में वो दिक्कतें हैं जातियों में या निचले वर्गों में, उनको दिक्कत है कि आज भी उनको आरक्षण जाति के आधार पर देना चाहिए? नहीं, मैं इसे डिसाइड करता हूँ। नहीं, देखिए आर्थिक ये क्या है ना, उदारीकरण का युग है। इसमें अब सरकारी क्षेत्र क्या हो रहा है ना कि सरकारी क्षेत्र जो है वो सीमित होती जा रही है। तो सरकारी क्षेत्र जहाँ सीमित, आरक्षण भी सीमित होते जाएगी, ठीक है ना।
तो इसमें केवल 2 वर्ग दिखेंगे, अमीर और गरीब। इस आधार पे तो सरकार ने 10% आरक्षण का योजना कर दी। लेकिन ये पाते हैं ना कि क्या होता है कि समाज में अभी भी देखें तो उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, गरीबी मतलब जो आर्थिक आधार है इतने निचले डाउन पे है भारत की स्थिति कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर उसको ऊपर कर ही नहीं सकते। सबसे पहले कि आप देखिए जैसे 10% आरक्षण आया ईडब्ल्यूएस के लिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मुझे मिल गया, मुझे ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल गया। लेकिन मतलब ये नहीं देख पा रहे हैं कि इसकी आधार कितनी बड़ी है। सारे लोग ईडब्ल्यूएस में आ जा रहे हैं, सारे के सारे लोग, क्योंकि इसको पूर्णतः डिफाइन नहीं किया गया। 8 लाख दे दिया गया, 8 लाख का ये रहना चाहिए, आपकी जमीन इतना रहना चाहिए। कौन इतना सर्टिफिकेट देखता है? कोई भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना, ईडब्ल्यूएस आरक्षण ले लिया, तो ये तो पूर्णतः गलत हो गया, मैं बता रहा हूँ। हाँ, भले उदारीकरण युग में आर्थिक आधार को एक आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन सामाजिक आधार को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मूल उद्देश्य ही था कि समाज जो जातिवाद को खत्म करना, जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं। भले ही आरक्षण अपने स्वरूप में फेल हुआ, जातिवाद को बढ़ावा मिल गया ये राजीकरण के कारण, लेकिन जातिवाद को खत्म करने के लिए ही आरक्षण लाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुई सरकार। तो अगर जातिवाद को हटाकर दूसरे कुछ लागू करती है तो इसका सीधे तात्पर्य ये होगा कि सरकार ने घुटना टेक दिया जातिवाद के मुद्दे पर और नया अपनी विचारधारा चलाने लगी अमीर और गरीब। अगर अगर हम जाति को हटा देते हैं तो अमीर और गरीब के हिसाब से चलाए तो हमको लगता है देश की 80 से 90% फीसदी तो आरक्षण में ही आ जाएगी। फिर आरक्षण का मूल उद्देश्य रहा ही। इसलिए हमको तो इस पे एग्री करना चाहिए कि नहीं, अभी जाति आधार पर चली आ रही है तो चलने दिया जाए, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब कौन कौन से सुधार होगी मैं इस पे बाद में डिस्कशन करूंगा, लेकिन अगर हम इसको हटाते हैं जाति के आधार पर तो सरकार का यही होगा कि सरकार ने घुटने टेक दी, जातिवाद को खत्म नहीं कर पाई और आर्थिक आधार चारा रह गया। तो आर्थिक आधार पर अगर हम आरक्षण देते हैं तो 80% 90% से अगर कम देते हैं तो आर्थिक होगा ही नहीं, क्योंकि 50% आर्थिक आधार पर लगाए तो इतना बड़ा जन आधार है, तो 50% को ही क्यों, 30% कहाँ रहे। तो आर्थिक आधार पर लागू करना पूर्णतः सही नहीं है, जातीय आधार पर चले रहना देना चाहिए और इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। जी नीलेश भाई। देखिए आरक्षण जो है ना वो बेसिकली सोशल जस्टिस का चीज है। अब सोशल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि मैं इसको पॉलिटिकल जस्टिस भी इंक्लूड कर लेता हूँ। पॉलिटिकल जस्टिस में रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, इन सब की बात ही होती है। सोशल जस्टिस में ये बात ही होती है कि उनकी जो सोसाइटी में वैल्यूज है, सोसाइटी में उनका स्टेटस है, उनको अपलिफ्ट करना चाहिए, करने के लिए। और तीसरा जैसे कि ईडब्ल्यूएस के बारे में बात होती है तो वो बेस्ड है इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि आरक्षण जो बेसिकली लाया गया था वो तो जाति के डिफरेंस के कारण लाया गया था, लेकिन आप ये देखें कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम का, या फिर हम अपन बात करते हैं विवेकानंद जी का यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म, ये एम एन रॉय जी का यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म का। कहने का मेरा मतलब ये है, या फिर आप गांधी जी को भी देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया है कि ये कास्ट है, वो कास्ट है, इस तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड है। बॉडी में तो सबका एक ही खून बहता है, सबका खून का कलर तो सेम ही है। तो रेदर देन हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देखने से अच्छा है कि सबको एक साथ जोड़े। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रिजर्वेशन एक ऐसा टूल आया जिसके कारण कि उस वक्त उसकी जरूरत थी, मैं ये बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये लाया गया उस वक्त रिजर्वेशन का ओबीसी या फिर किसी भी एसटी या एससी किसी को भी देने की जरूरत बिल्कुल थी, क्योंकि वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये टूल जो है ये पॉलिटिसाइज हो गया। तो आज अगर हम रिजर्वेशन को प्रमोट करते हैं तो एक तरीके से ये फर्दर रेडिकलाइजेशन या फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ द सोसाइटी हो जा रहा है। दूसरी बात कि मूल जो वैल्यूज है वो ये है कि सबको सामान्य रेस्पेक्ट, ह्यूमन डिग्निटी को प्राप्त होना चाहिए। तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग होता है। हालांकि उस सोसाइटी जिस वक्त ये लाया गया था उस सोसाइटी में ये बिल्कुल जरूरत था। दूसरी बात उसकी आज की सिग्निफिकेंस, आप अगर देखें कि जो टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज हैं, टीयर 2 हटा दीजिए, आप टीयर 1 मतलब बड़े बड़े जो सिटीज है उनमें अगर देखें तो रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सोशली आउटरीच नहीं किया जाता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम विजिबल होता है, बड़े बड़े सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब बात आती है छोटे सिटीज की तो अभी भी वहां पर अछूतता या फिर इस तरीके का चीजें देखा जाता है। तो ये इंटरप्रेट करना कि
रिजर्वेशन को कैसे दे और कहाँ दे, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। तो इसके कारण क्या है कि रिजर्वेशन को अब धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन का यूज करके ना कंट्री डिवाइड हो रहा है, कंट्री अपना एक अलग अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस है, इट इज अ गुड स्टेप्स टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी, टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग यूनिफॉर्मिटी इन द सोसाइटी। तो ये मैं अभी पैरामीटर तो नहीं बता सकता हूँ कि ये किस तरीके से आगे किया जाए, मगर ये एक डिसीजन मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि हमारा सोसाइटी को सिर्फ हमारा सोसाइटी सिर्फ सोशली डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड है। तेंदुलकर कमेटी हो गया और काफ़ी सारी कमिटीज़ के अकॉर्डिंग 29% या 21% अभी भी लोग पॉवर्टी लाइन में है। हालांकि सरकार दावा करती है कि काफ़ी सारे लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास उतनी आय नहीं है कि वो अपने आप को लाइफ में सस्टेन कर सके, सोसाइटी में अपने आप को प्रॉपरली फिट कर सके। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस या इन सब की रिजर्वेशन को देना सही है, लेकिन इसका एक कैसे मतलब रिजर्वेशन को अप्लाई करें वो थोड़ा सा मुश्किल, मतलब अभी डिसाइड करना मुश्किल है। दूसरी बात की रिजर्वेशन हमने इतना बात किया एसटी एससी ओबीसी और ये सब का, लेकिन एक और वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का जिसको वुमेन की मतलब जिसको रिजर्वेशन की जरूरत थी, और वो सेक्शन है वुमेन। इसके ऊपर मैंने बताया था आपको 1919 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वुमेन को इंक्लूड किया गया था रिजर्वेशन के लिए। लेकिन ये आप देखें तो भारत सरकार 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लोकल रिप्रेजेंटेशन में वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया था, और अब जाके वुमेन को 33% लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दिया जाना शुरू किया गया है। तो एक सेगमेंट ये भी है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए कि ये भी एक सोसाइटी की बहुत बड़ी पार्ट है। 50% अराउंड सोसाइटी वुमेन है ये इंडिया की पॉपुलेशन में। जी भाई। तो मनीष भाई, यीशु भाई, नीलेश भाई, अगर आप जल्दी से अगर मेरिट्स और डिमेरिट्स बताना चाहें रिजर्वेशन के तो एक बार बता दीजिए। कोई अगर कुछ कोई खास पॉइंट आप बताना चाहें जो अभी तक कवर नहीं हुआ। जी, आजकल करेंट में देखें तो पीएम ने बताया है कि जाति केवल 5 हैं। बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई, तो सरकार का जो स्टैंड है वहां से हम सोच सकते हैं कि सरकार क्या सोच रही है। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि जाति को हम 5 भाग में विभाजित कर रहे हैं: किसान, युवा, छात्र, महिला और गरीब। तो इस प्रकार की जब हम सरकार का दृष्टिकोण देखते हैं, तो हम आगे भविष्य के रूप में यह देख सकते हैं कि सरकार जो है वो अब जातिगत आधारित जो मतलब संकल्पना है उससे दूर जाकर कहीं ना कहीं जो व्यापक समूह है, जैसे किसानों का समूह, महिलाओं का समूह, छात्रों का समूह, युवाओं का समूह, गरीबों की स्थिति, इसके ऊपर निवेश और इसके ऊपर इनको प्रोत्साहन देने की ओर कदम उठा रही है। तो हमें भी इस प्रकार की संकल्पना को लेकर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समय के साथ जातिगत जो ढांचा है वह कमजोर होता जाएगा, क्योंकि आज आर्थिक परिदृश्य का जमाना है और वैश्वीकरण को भी हम, चूंकि आत्मनिर्भर भारत में हमने देखा है कि वैश्वीकरण का केंद्र भारत को बनाए जाने की बात हो रही है। तो जब ऐसी नीति का निर्माण किया जा रहा है तो यहाँ जो जातिगत बनावट है उनमें कमी आएगी ही आएगी। तो जब ऐसी कमी आएगी तो फिलहाल कोई भी परियोजना सरकार की नहीं दिखती जो सरकार इन समूहों या इन जातिगत बनावटों को प्रोत्साहन देने के लिए लागू करे। हाँ, जो आरक्षण की जो नीति है उनमें सुधार सरकार कर सकती है, और इसके लिए जरूरी है कि आयोग वगैरह का गठन किया जाए। लेकिन सरकार की मेन मंशा जो है वह यही है कि इन 5 समूहों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए। अभी इसी तक पे जो मैं भी अपने डिबेट हुई जवाब है। दूंगा। हाँ जी भाई।
जैसे कि ड्रॉबैक पूछा था और कुछ फायदे पूछा था, तो मैं तो सबसे पहले मैं कमी ये गिनाना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले क्या किया था कि आरक्षण को लाया ही गया था कि जातिवाद को खत्म किया जाए, जाति में जो असमानता है उसको समानता के स्तर पर लाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा कि जातिवाद को खत्म नहीं बल्कि और बढ़ावा मिला। आज जो जो भी हो, आज सभी लोग अपने जाति के आधार पर ही पहचाने जाते हैं, चाहे वो बड़े पोस्ट पे हो या ना हो। इसको तो ड्रॉबैक मैं सीधे मानता हूँ। सीधे। और दूसरी बात यह है कि हमने जाति को समाप्त करने के लिए लाया था कि जाति आधार पर लोग ना बटे, दक्षता को उस वक्त थोड़ा सा इग्नोर किया था। लेकिन हम ये नहीं देख पाए आजादी के 75 साल बाद कि दक्षता को, कुशलता को हमने कितना स्तर तक दबा दिया, क्योंकि हमने कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि जाति का आरक्षण देते गए, कुछ भी आरक्षण केवल देते गए, उसका प्रयास नहीं किया। ठीक है ना। इसको हम कुशलता को तो बहुत बड़ा हनन मानेंगे, कुशलता को भी हनन किया गया। और दूसरी बात यह है कि समाज में अगर कोई, जैसे कि शुरू में देखे मंडल आयोग की रिपोर्ट जब लागू हुई थी, तो मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति शुरू हो गई थी। तो जब भी जाति को ऊपर कोई करना चाहता है, कोई कास्ट पॉलिटिक्स खेलना चाहता है, तो उसके ऊपर से धर्म की राजनीति भी खेल दी जाती है। तो जहां आरक्षण की मुद्दा आता है, वहां धर्म की मुद्दा ऐसे ऑटोमेटिक आ ही जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट है जिससे मतलब मानूंगा मैं कि जातिवाद को बढ़ावा भी मिला और कुशलता का भी हनन हुआ, और जाति के आधार पर धर्म की राजनीति शुरू हुई। लोगों में द्वेष भी बढ़ाया इसने कि आरक्षण ही आपके लिए सब कुछ है। अगर आरक्षण मिला तो अगर आप पिछड़े हैं तो आरक्षण की वजह से पिछड़े हैं, अगर आपको आरक्षण दे दूंगा तो आप आगे आ जाएंगे। हर चीज आके आरक्षण पे ही टिकी जा रही है। यही सबसे बड़ी मतलब मैं कमी मानूंगा आरक्षण की। और एक और है, अगर एक बार ये भी एक है कि अगर आप एक बार आरक्षण दे देते हैं तो वो वापस लेना नहीं है। मतलब आप समझ ले कि वो वापस उसको लेना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज तक किसी भी वर्ग को आरक्षण दिया गया है तो वो वापस नहीं लिया जा पाया है। कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं देखिए, अभी प्राइवेट है इंस्टीट्यूशन ये है ना। क्या? जी। नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लागू नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये एक पूंजीवाद का धारणा ही है, मुनाफा के लिए कमाना। भले वो लोक हित में काम करे, ये अलग बात है, लेकिन उनका मेन मोटो है मुनाफा कमाना। अगर हम प्राइवेट में ये चीज लागू करते हैं ना, तो उनको सबसे पहले जरूरत है कुशलता की। वो आरक्षण के मुद्दे पर नहीं देखते हैं। तो अगर इस आधार पर अगर हम लागू करते हैं तो उनको सबसे पहले, जैसे देखिए, मेट्रो लाए, हम रेल लाए, रेल को अलग प्राइवेट कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम सरकारी क्षेत्र में पैसे बढ़ाते हैं तो हड़ताल हो जाता है, सरकार इसलिए जीतती है। लेकिन प्राइवेट वाले में क्या है, उनको बस मुनाफा कमाना है। तो अगर आप उसमें लागू करते हैं ना, तो कोई किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोचेगा। तो जो एक पूंजीवादी जो सोच है ना, जो सीधे तीव्र गति से अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, वो उनका काम है, वो उसमें शिथिलता आ जाएगी। तो हम मानते हैं कि नहीं, उसमें आरक्षण नहीं दे सकते, जहां तक हमको उम्मीद है। भले कुछ ये पॉइंट अपना सकते हैं कि जैसे अमेरिका में भी लागू है कि जैसे कि आप ब्लैक लोगों को या फिर कुछ लोगों के ज्यादा अत्यधिक मात्रा में आप लेते हैं अपने कंपनी में, हम आपको कुछ टैक्स छूट दे देंगे। इस आधार पे ये मान सकते हैं कुछ टैक्स छूट देना, लेकिन इस पे जबरन आरक्षण देना ये लागू सही नहीं है। उस पर आरक्षण नहीं लागू करना चाहिए, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप पैसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, हम टैक्स में छूट देंगे। आप सबसे मेन मुद्दा है आरक्षण को लेकर के रोजगार की स्थिति सही नहीं है, तो आप विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपना निवेश कीजिए। और जैसे बोलते हैं ना कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको उसको महत्ता पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आरक्षण लागू करना तार्किक नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है। मान लीजिए कि अपन मिनरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, मिनरल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें काफी ज्यादा जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है और बाकी आसपास वाले जो लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतें होती हैं। तो क्या आरक्षण वहाँ के लोकल पीपल्स के लिए होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्राइवेट एक्सट्रैक्शन हो या पब्लिक एक्सट्रैक्शन? समझ नहीं पाया, वो सवाल फंस फंस की आवाज आ रही थी, क्या पूछ रहे थे, समझ नहीं पाया। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनिंग हो रहा है, ओर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो वहां पर लोकल पीपल को काफी डिग्रेडेशन या काफी उनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनमें दिक्कत आती है। तो क्या अपन आरक्षण वहाँ लोकल पीपल को दे सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट या कुछ भी, या फिर वहां पर वो नहीं देना चाहिए? और अगर देना चाहिए तो क्या सिर्फ वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स, क्या सिर्फ वहाँ पब्लिक एक्सट्रैक्शन वाली कंपनीज में देना चाहिए या फिर प्राइवेट कंपनीज को भी देना चाहिए? नहीं, वो जैसे जैसे आपने बताया ना कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये जी। तो अंततः सरकार पर निर्भर है, तो मैं मानता हूँ। इसके लिए आप कैसे कह सकते हैं? और उस पे जाति आधार पर देना तो और तार्किक नहीं है कि एक क्षेत्र में हो रहा है, कोई भी कमी हो रही है, जलवायु प्रदूषण हो रहा है,
तो हम एक जाति के आधार पर तो वहां पर नहीं दे सकते। लेकिन इसका सबसे मेन मुद्दा है ना कि हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत ऐसी चीज है जहां सरकार जमीन देती है ना कई प्राइवेट को। तो एक वहां पे स्कूल था, तो वहाँ पे लोगों की बहुत सारे आवाज की प्रॉब्लम थी, तो उसको सरकार के दबाव देकर और डीएम के द्वारा मतलब बात उठ करके ये बनाया गया कि स्कूल को साउंड प्रूफ बनाया जाए। तो इसी प्रकार से जहां जहां ये प्राइवेट कंपनी पहुंच रही है, तो मुनाफा तो स्वाभाविक रूप से कमाएगी। तो इसको ये करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना चाहिए, उनके द्वारा कहा जाना चाहिए कि जैसे कि स्वच्छ वायु के लिए जो मशीन है इस पे ज्यादा लगाइए, लोग पेड़ पौधे ज्यादा लगा के दीजिए, मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। लेकिन आरक्षण वहां दे देने से लगेगा कि तार्किक कैसे, आप सोच के देखिए कि अगर उनको कोई भी क्षति हो रही है तो हम आरक्षण दे दें, इससे क्या हो जाएगा उनका? उनका जीवन तो ऐसे ही जाने वाला है ना। तो जिस रूप में उनकी कमी हो रही है उसी रूप में पूर्ति करने के लिए हम कोई काम अपना सकते हैं। जी ऋषु भाई, जैसे वहां पे अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री खोलते हैं या फिर अगर कुछ रेडिएशन निकलता है, कुछ ऐसा कुछ खोलते हैं, तो उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो उस प्रभाव को जी कंपनसेट करने के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं, रिजर्वेशन नहीं दे सकते। रिजर्वेशन का मतलब है क्या, आप बताइए? किस चीज में रिजर्वेशन नहीं है, आप बताइए? अगर कंपनी वहां पर कोई खुल रही है, अगर चलिए एक माइन मान लेते हैं कोयला के खदान में, तो आप उनको क्या आरक्षण दीजिएगा? आप उनकी सैलरी बढ़ा दीजिएगा, यही कर सकते हैं ना। आरक्षण वहां पर क्या कर दीजिएगा? तो अगर कोई भी लोकल क्षति हो लोग रही तो सर, अरे तो लोकल लोग तो लिया ही जाता है उनके वहां। उनके जो हेल्थ में डिग्रेडेशन हुआ है, हाँ, तो यही उसके मैं लिए क्या बता रहा हूँ करना ना। चाहिए फिर? हाँ, इनके लिए लेबर लॉज को थोड़ा सुधारना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर सरकार ने अलाउ कर दिया है कि लेबर की बात नहीं है जैसे, भाई, हाँ, जो वहां पे रह रहे हैं उन तक भी गंदा पानी पहुंच रहा है या रेडिएशन पहुंच रहा है, तो इसके तो पॉइंट तो मैंने उसके लिए पहले बता बात दिया कर ना रहे हैं। कि इसके लिए पॉइंट मैंने बता दिया ना कि जितने भी टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे शुद्ध वायु के लिए और शुद्ध जल के लिए, ये सब वहाँ मशीन प्राइवेट कंपनी द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। इस पे बढ़ावा देना चाहिए कि आपके वजह से ये कमी हो रही है, तो आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए इस क्षेत्र में, ठीक है ना। इसके अलावा मुझे कोई चारा नहीं दिखता। जैसे कि मान लीजिए कोयला माइन हो गया या फिर पेट्रोलियम, चाहे कोई भी गैस उत्पादन, अगर उसमें जलवायु की समस्या तो पूरे देश में ही है, क्या उसके लिए खत्म थोड़े कर दिया जा सकता है? लेकिन ये बात है कि उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाया जाना चाहिए कि आप उसके द्वारा आप इन्वेस्ट कीजिए, नए नए टेक्नोलॉजी ला बताइए कि क्षति कम से कम हो। बस इसके अलावा तो मुझे कोई चारा नहीं दिखता कि आरक्षण वगैरह देकर या फिर कुछ सही किया जा सकता है बिना इन्वेस्ट के सरकार माध्यम ने से। जो सरकार ने जो नीतियां अपनाई हुई है, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। ऐसे ऐसे सेंसिटिव रीजन्स के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, इस तरीके का कुछ कुछ फंड्स बनाया गया है, जिसमें कि रॉयल्टी पे करता है वो मिनरल एक्सट्रैक्टिंग कंपनी वाले से, और उन फंड्स को वो उस सोसाइटी में उनके वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड बात यह है कि वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लोकल वाले जो इलाका के लोग हैं उनको एज एन ऑपरेटर, या फिर क्योंकि उनके पास स्किल कम होता है तो उनको स्किल वाले जगह तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन बाकी जो नॉर्मल काम है उनमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। उससे फायदा ये होता है कि उस कम्युनिटी में पैसा का मतलब पैसा तो हो गया, उनको मिल जाता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, और दूसरा उनको उन लोगों को ये भी समझ में आता है कि इस कंपनी में मेरा एक योगदान है। तो इससे वहाँ के लोकल पीपल और उस कंपनीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़िया बैठता है। तो ये सब मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो सरकार देखती है। दूसरा कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्चुअली ये एक फेनोमिना सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड उस रीजन के लिए नहीं है, ये पूरे लंबे मतलब काफी बड़ा रीजन है, काफी बड़े रीजन के लिए होता है। तो इनके लिए भी जैसे आपने बताया ना कि मैकेनिकल टूल्स या कुछ इस तरीके के टूल, टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज करके उसको सही किया जा सकता है। एक और सेगमेंट है जहाँ पर रिजर्वेशन सरकार ने दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है एलओसी के आसपास में। बॉर्डर के आसपास में जो डिस्प्यूट्स चलते हैं वहाँ पर काफी शेलिंग और काफी ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं। वहाँ के लोगों को मतलब दिक्कत रहता है कि उनके जान मान को भी खतरा रहता है। तो सरकार ने इस चीज को भी ध्यान देते हुए वहाँ के लोगों के लिए भी रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव रखा था, और उसको अभी इम्प्लीमेंट भी किया गया है कुछ कुछ इलाकों में। जी भाई, जी तो अभी तक जो भी डिबेट हुई है उसके आधार पर फिर अपन अपने आखिरी पहलू पर पहुंचते हैं, जो हमारा है कि आगे हमें क्या किया जाना चाहिए। क्या आगे अपन कैसे प्रयास करें कि आरक्षण को अपन समाप्त कर पाए और अपनी
जनसंख्या को इतना कुशल बना पाए कि उसको आरक्षण की जरूरत ना पड़े। जी मनीष भाई। हाँ, तो हाँ मैंने मुझे बस यही कहना है इसमें कि पहली बात कि जो 5 बिंदु मैंने गिनाए थे, किसान, महिला, छात्र और गरीब और युवा, तो इन लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निवेश और ज्यादा से ज्यादा इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्लस उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि हम देखते थे कि जब हमने नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया तो उस दौरान जो कनेक्टिविटी है उसकी पहुंच गांव तक तो पहुंची, लेकिन जब से वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ तो सरकार आधारित कनेक्टिविटी गांव तक नहीं पहुंच पाई। तो सरकार को आधारभूत अवसंरचनाओं में गांव तक पहुंच पहुंच को बढ़ानी होगी, ज्यादा से ज्यादा निवेश करना होगा, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो गांव तक सक्रिय हो। क्योंकि जो भी जाति आधारित आरक्षण के जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी कमियां हैं या जो भी समस्याएं हैं, वो हमें इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की सामाजिक जातिगत ताने बाने कमजोर दिखाई देते हैं। तो हम जब आधारभूत अवसंरचनाओं का बेहतर ढंग से निर्माण करने के साथ जब हम यहाँ इन क्षेत्रों में इनके संसाधनों को इन्हीं के क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की अगर कोशिश करें, खासकर वैसे राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड या अन्य जो जहाँ गरीबी रेखा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो हम आरक्षण जैसी या जातिगत बनावट जैसी जो भी समस्याएं हैं उसके ऊपर कड़ा प्रहार कर पाएंगे। उसके साथ ही हम देखते हैं कि जो सकारात्मक कार्रवाई है वहां हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरकार जो भी नीति बनाती है उन नीतियों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार परक व्यवस्था बनाए जाने की बात होनी चाहिए। क्योंकि जब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो रोजगार के जरिए वो जातिगत ताने बाने से दूर हट जाएंगे और वो आरक्षण जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि आरक्षण की मांग तभी की जाती है जब उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं होता, लोग बैठे होते हैं। अगर उन्हें समुचित रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए तो आरक्षण में कमी आएगी, आरक्षण की मांगों में कमी आएगी। तो इसके साथ हम एक चीज और देखते हैं कि जो हमारी उत्पादक क्षमता है अर्थात कृषि, उसका हमें वैश्वीकरण के साथ भारत के हितों में प्रयोग करना चाहिए। अगर इन इन बातों को तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था के साथ और बेहतर बैंकिंग प्रणाली के साथ अगर लागू कर दें तो अवश्य ही आरक्षण की जो मांग है उसमें कमी आएगी, क्योंकि समाज संतुष्ट रहेगा। और जब सामाजिक ताना बाना संतुष्ट होता है तो ऐसे में आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसका हम एग्जाम्पल महानगरों से देख सकते हैं, जहां इस प्रकार की मांगे और इस प्रकार की आवश्यकताएं नहीं के बराबर दिखाई देती है। अब आप लोग कुछ इसमें ऐड कीजिए। जी ऋषु भाई, नीलेश भाई। जी जी, देखिए देखिए सबसे पहले आरक्षण में आप अगर बात किया आपने आरक्षण में आगे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले देना चाहिए सामाजिक भेदभाव को हुई आधार, ऐतिहासिक भेदभाव हुआ है तभी इसको आधार बनना चाहिए, इसको अलग से कोई दूसरा आधार नहीं बनना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा बात की बताया मनीष सोनी जी ने कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो रोजगार की व्यवस्था है, सबसे जैसे कि पिछड़ापन को आधार बनाया गया था आरक्षण में, लेकिन वर्तमान अंततः वो आ गया है आर्थिक आधार पर। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार के विभिन्न माध्यम है इसको बढ़ावा देना चाहिए। और तीसरी बात की सबसे मेन मुद्दा था कि भूमि सुधार के माध्यम से अगर हम भूमि सुधार कर देते हैं तो आरक्षण पे एक पर्टिकुलर लोग हट जाएगा, ये सुधार करनी चाहिए। और दूसरी बात की हम क्या किए हैं कि आरक्षण को जिस रूप में लागू किए थे उसी रूप में आज तक वर्तमान तक चले आने दे रहे हैं, चाहे वो क्रिमिनल की बात हो, चाहे उपवर्ग की बात हो, इसका कोई भी हमने प्रयास नहीं किया। तो सबसे पहले हमको पिछड़ों में भी पिछड़े लोगों को पहचान करनी चाहिए और उनको अतिरिक्त आरक्षण देनी चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले तो जैसे कि विभिन्न सारी जनगणना होती है, जातिगत जनगणना होती है, तो हम एक जाति की तो जनगणना कर लेते हैं, लेकिन उस जाति में भी कौन कितनी इंटरनली पिछड़ा है, किस क्षेत्र में लोग पिछड़े हैं, इसकी हम कोई रिपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वंचना इंडेक्स, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वंचना इंडेक्स लानी चाहिए, उस आधार पर देखना चाहिए कि किस कैटेगरी में और कितने लोग नीचे हैं, एक वर्ग में कितने वर्ग नीचे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देना चाहिए, तभी जाके हम सर्वसम्मति बना सकते हैं। अब दूसरी बात की इस पे राजनीतिक मुद्दा पूर्णतः हावी हो चुका है।
राजनीतिक मुद्दा को ही कम करनी चाहिए। सबसे पहले एक ऐसा वर्ग उठे, और सबसे मेन बात मैं मानूंगा, जैसे हम लोग हैं तो हम ही लोग कास्ट को उठना चाहिए जो अपर कास्ट में है, कि नहीं आरक्षण सही है, सामाजिक भेदभाव को देना चाहिए, ना कि हम अपने लिए चिल्लाते रहे कि 10% दे दो, मुझे 50% दे दो। इससे आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। तो स्वर्ण लोगों की तरफ से भी आवाज उठनी चाहिए। यही 3-4 मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ। नीलेश भाई। मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए आरक्षण को मतलब बेसिकली मोटो ये है कि अपने को उन वर्ग के लोगों को अपलिफ्ट करना है। तो इकोनॉमिक मॉडल हो सकता है जो कि मनीष भाई और ऋषु भाई ने बताया। दूसरा पॉलिटिकल मॉडल हो सकता है, और तीसरा होता है बिहेवियरल चेंज। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होगा बिहेवियरल चेंज इकोनॉमिक के बाद में। तो और बिहेवियरल चेंज का एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है पॉलिटिकल चेंज। अपने को करना ये चाहिए कि हर सोसाइटी लेवल पर एक ऐसी कमिटी का गठन करना चाहिए जहां पर एक हर कास्ट से, क्योंकि आरक्षण जो है ना वो बेसिकली कास्ट वाइज ही चल रहा है, तो हर कास्ट से एक एक रिप्रेजेंटेशन, ना कि उनके पॉपुलेशन वाइज। अगर पॉपुलेशन वाइज लोग आ जाएंगे तो क्या होगा कि किसी कास्ट से ज्यादा लोग आएंगे, किसी कास्ट से कम आएंगे। तो हर एक कास्ट से जो वहां पर रीजनली अवेलेबल है उनमें से एक एक अच्छे कैंडिडेट्स को ले आके और उनका योगदान पॉलिसी फ्रेमिंग में देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो वॉइसेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कोई एक दूसरे के ऊपर ये डोमिनेट नहीं करेगा। और दूसरी बात कि बिहेवियरल चेंज के बारे में बात किया गया था, मतलब बात किया गया था। तो आरक्षण जो है ना वो बेसिकली सोशल डिस्क्रिमिनेशन के लिए है, जो लेके आया गया था। तो अपने को कोई भी एक्टिविटी करना है उसमें इंक्लूसिव सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए कि आप अलग अलग सेगमेंट के लोगों को एक साथ जोड़ो, सोशल कोहेसिवनेस के बारे में बात करो, या फिर एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में बात करो। या फिर आप ऐसे नहीं देख सकते हैं कि उनको अलग से बेनिफिट दो तो फिर जाके उनका सिचुएशन तो इम्प्रूव होगा, लेकिन जो लोगों के अंदर में बैठा हुआ है ना कि ये छोटी जाट है, ये बड़ी जाट है, उस चीज को हटाना अनिवार्य है, नहीं तो ये आरक्षण हमेशा से चला आएगा। तो मेरा तो वे फॉरवर्ड यही होगा कि आप बिहेवियरल चेंज पे फोकस कीजिए अलग अलग इनोवेटिव तरीके से, ज्यादा देन मतलब इनके साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के साथ में। जी भाई।